नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 26 अगस्त 2022 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए यह लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो दोस्तों, प्रश्नों को शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है। जैसा कि आप लोगों को पता है, प्रत्येक शुक्रवार को रात 8 बजे लाइव सेशन होता है। यह एक्सप्लेन्ड सीरीज में आज फ्री बीज बनाम वेलफेयर डिबेट है। तो इसमें आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग भाग लें, लाइक करें, शेयर करें, और हमारे इस चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। अब आते हैं पहले प्रश्न की ओर। एक संसद सदस्य की अयोग्यता के संबंध में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह निर्णय किया जाता है कि सदस्य ने लाभ का पद धारण किया है या नहीं? तो दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं दिया है चुनाव आयोग, दूसरे नंबर पर दिया है राष्ट्रपति, तीसरे नंबर पर दिया है पीठासीन अधिकारी और चौथे नंबर पर दिया है उच्चतम न्यायालय। तो दोस्तों, इसमें उत्तर होगा राष्ट्रपति। दोस्तों, संसद की अयोग्यता के बारे में अगर हम बात करते हैं, जब संसद सदस्य की अयोग्यता से संबंधित प्रश्न उत्पन्न होता है तब उसका विनिश्चय राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और इस संबंध में राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होता है तथा इस निर्णय के विरुद्ध न्यायालय में याचिका या अपील दाखिल नहीं की जा सकती। राष्ट्रपति संसद के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्न का निर्णय करते समय चुनाव आयोग की राय लेता है और इस तरह से उनके अनुसार वह कार्य करता है। लेकिन संसद सदस्य दल बदल के आधार पर संसद की सदस्यता के लिए अयोग्यता का निर्णय लोकसभा या राज्यसभा के सभापति जैसी भी स्थिति हो द्वारा किया जाता है। और दोस्तों, यहीं पर ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 102 के तहत कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निम्नलिखित आधार पर अयोग्य होगा। यदि वह भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है। लेकिन यदि संसद ने विधि द्वारा किसी पद को धारण करने की छूट दी है तो उस पद को धारण करने वाला व्यक्ति संसद की सदस्यता के लिए अयोग्य नहीं होगा। यदि वह सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत घोषित कर दिया गया है, यदि वह अमुक्त दिवालिया है, यदि वह भारत का नागरिक नहीं है या उसने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है, या यदि वह किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा धारण करता है, यदि वह दल बदल कानून यानी संविधान की 10वीं अनुसूची के अधीन संसद की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से कई मुद्दों पर इसे अयोग्य ठहराया जा सकता है और इससे संबंधित द हिंदू में आई हुई खबर है, यहां पर देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से क्या ध्वनि प्रदूषण के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव हैं? जैसा कि इसमें दिया गया है रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर, दूसरा दिया है दिल की बीमारी, निद्रा संबंधी परेशानियां, तनाव, प्रतिरक्षा प्रणाली का कमजोर होना, श्वास प्रणाली की समस्याएं। तो दोस्तों, यहां पर उच्च रक्तचाप की समस्या होती है, दिल की बीमारी भी हो सकती है, निद्रा संबंधी परेशानियां हो सकती हैं और तनाव। तो इस तरह से यह 1 2 3 4 सही है, अतः उत्तर ए होगा। अब इससे संबंधित जो खबर आई हुई है यहां पर देख सकते हैं नॉइस पोल्यूशन ओवर 900 चालान। इस तरह से यहां पर देख सकते हैं नॉइस पोल्यूशन क्या है, इसके कारण क्या हैं। तो दोस्तों, ध्वनि प्रदूषण क्या होता है? यानी किसी वस्तु से उत्पन्न होने वाली सामान्य आवाज को ध्वनि कहा जाता है और जब ध्वनि की तीव्रता अधिक हो तथा सुनने वाले के लिए रुचिकर ना हो तो उसे हम शोर कहते हैं, नॉइस कहते हैं। और उच्च तीव्रता वाली ध्वनि अर्थात अवांछित शोर के कारण मानव वर्ग में उत्पन्न अशांति व बेचैनी के कारण की दशा को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। और ध्वनि प्रदूषण जैसे उद्योगों का शोर, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इम्प्रॉपर प्लानिंग ऑफ अर्बन एरियाज, वहां पर भी चहल पहल रहती है, पत्थरों की कटिंग, तेज चिल्लाना, वाहनों का शोर, सोशल इवेंट्स, व्हीकल्स एंड ट्रांसपोर्टेशन, कंस्ट्रक्शन साइट्स, इन सब से भी ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है। तो इफेक्ट ऑफ नॉइस पोल्यूशन, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा हमारे शरीर पर? और दोस्तों, याद रखेंगे ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए डेसिबल यानी डीबी इकाई होती यूनिट, और यह मापक 0 से प्रारंभ होता है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ध्वनि की उच्चता का स्तर दिन में 45 डेसिबल और रात्रि में 35 डेसिबल निश्चित किया है।
और इसमें हमने स्रोत आपको बताए ही। और इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं कि इससे सुनने की क्षमता घट जाती है। हाइपर टेंशन, हियरिंग डिसेबिलिटी, स्लीपिंग डिसऑर्डर, नींद नहीं आएगी, निद्रा की समस्या हो जाएगी, कार्डियोवास्कुलर इश्यूज, यानी इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये सब समस्याएं आ सकती हैं नॉइस पोल्यूशन से। अब बढ़ते हैं सत्रिय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों, यह सत्रिय नृत्य 8 मुख्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपराओं में से एक है और यह नृत्य असम का शास्त्रीय नृत्य है, ये ध्यान रखेंगे। तो आइए इससे संबंधित देखते हैं पहले कथन की ओर। तो पहला कथन दिया है 15वीं शताब्दी में वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में सत्रिय नृत्य शैली की शुरुआत की गई थी। दोस्तों, यह कथन एकदम सत्य है। दूसरा कथन है यह असम राज्य में प्रचलित एक नृत्य शैली है। जैसा कि मैं शुरू में ही बताया कि यह नृत्य असम का शास्त्रीय नृत्य है, यह ध्यान रखेंगे, और 8 मुख्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपराओं में से एक है। तीसरा दिया गया यह तुलसीदास, कबीर और मीराबाई द्वारा रचित भक्ति गीतों के शास्त्रीय रागों और तालों पर आधारित है। तो दोस्तों, यह कथन असत्य हो जाता है क्योंकि यह सत्रीय नृत्य का जो मूल है आमतौर पर पौराणिक कहानियों पर होता है। यह एक सुलभ, तत्काल और मनोरंजक तरीके से लोगों को पौराणिक शिक्षाओं को पेश करने का एक कलात्मक तरीका था। तो परंपरागत रूप से यह नृत्य केवल मठों में भोकोट यानी पुरुष भिक्षुओं द्वारा अपने दैनिक अनुष्ठान के एक भाग के रूप में या विशेष त्योहारों को चिन्हित करने के लिए प्रदर्शन किया जाता था। आज सत्रीय नृत्य केवल पौराणिक विषयों तक सीमित नहीं है और यह दोनों पुरुषों और महिलाओं द्वारा मंच पर प्रदर्शन किया जाता है। तो सत्रीय नृत्य कई पहलुओं में विभाजित है, जैसे अप्सरा नृत्य, बेहार नृत्य, छली नृत्य, दशावतारा नृत्य, मंचोक नृत्य, नताओ नृत्य, रसा नृत्य, राजघरिया छली नृत्य। तो इस तरह से यह अलग अलग इसमें हैं। दोस्तों, इससे संबंधित यहाँ पर देख सकते हैं द हिंदू में ही खबर आई हुई है, मानसून फेस्टिवल ऑफ डांस इंडियन इंटरनेशनल सेंटर इज प्रेजेंटिंग एन इवनिंग ऑफ डांस दैट विल फीचर सत्रीय ग्रुप फ्रॉम गुवाहाटी। देखा, तो असम से ही संबंधित है। यहां पर आप देख सकते हैं द सत्रीय डांस फॉर्म was introduced in 15th century AD। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ठुमरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? दोस्तों, ठुमरी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में हुई थी, यह कथन एकदम सत्य है। दोस्तों, ठुमरी भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक गायन शैली है। इसमें रस, रंग और भाव की प्रधानता होती है, अर्थात जिसमें राग की शुद्धता की तुलना में भाव सौंदर्य को ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है और यह विविध भावों को प्रकट करने वाली शैली है जिसमें श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। साथ ही यह रागों के मिश्रण की शैली भी है जिसमें एक राग से दूसरे राग में गमन की भी छूट होती है। दोस्तों, ठुमरी सामान्यतः छोटी लंबाई यानी कम मात्रा वाले तालों में गाई जाती है, जिसमें कहरवा, होरी, कजरी, दादरा, झपताल प्रमुख है। इसके अलावा दीपचंदी और झपताल का ठुमरी में काफी प्रचलन है और राग की तरह ही इस विधा में एक ताल से दूसरे ताल में जाने की छूट भी होती है। दूसरा कथन है ठुमरी को गायन की प्रेम प्रसंग युक्त यानी रोमांटिक और कामुक शैली माना जाता है और इसे भारतीय शास्त्रीय संगीत का गीत भी कहा जाता है। यह भी कथन एकदम सत्य है, अतः आंसर सी होगा। दोस्तों, इससे संबंधित यहां पर देख सकते हैं द हिंदू में आई हुई खबर है और यहां पर आप देख सकते हैं फॉर्म ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक, ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी। ठुमरी ओरिजिनेटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। यहां पर देख सकते हैं कि यह दिया गया है होरी, कजरी, दादरा। तो यह महत्वपूर्ण है। रोमांटिक एंड इरोटिक स्टाइल ऑफ सिंगिंग, ये भी ध्यान रखेंगे। टप्पा, ये सब महत्वपूर्ण है, अक्सर आप लोगों की परीक्षाओं में आ जाते हैं। अब बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर, जो कि 2022 में आया हुआ प्रश्न है। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार कीजिए। बरिंद्र कुमार घोष, जोगेन चंद चटर्जी, रास बिहारी बोस। उपरोक्त में से कौन गदर पार्टी से सक्रिय रूप से जुड़ा था या थे? तो दोस्तों, इसमें रास बिहारी बोस सक्रिय रूप से जुड़े थे, अतः उत्तर डी होगा। दोस्तों, गदर पार्टी का जन्म अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। तो गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भाकना थे। इसके अतिरिक्त केहर सिंह,
इसके उपाध्यक्ष थे लाला हरदयाल महामंत्री, लाला ठाकुरदास धुरी और संयुक्त सचिव थे यह पंडित काशीराम मदरोली इसके कोषाध्यक्ष थे। और दोस्तों दिसंबर 1913 में यह गदर पार्टी आयोजित की थी। दोस्तों रास बिहारी बोस भारत के एक क्रांतिकारी नेता थे जिन्होंने ब्रिटिश राज के विरुद्ध भारत की आजादी के गदर षड्यंत्र एवं आजाद हिंद फौज के गठन का कार्य किया। इन्होंने न केवल भारत में कई क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अपितु विदेश में रहकर भी वह भारत को स्वतंत्रता दिलाने के प्रयास में आजीवन लगे रहे। दोस्तों तो इस तरह से गदर की साजिश रचने, उसके बाद जापान जाकर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और आजाद हिंद फौज की स्थापना करने में रास बिहारी बोस की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने हिंदू महासभा की जापानी शाखा की स्थापना भी की तथा इसके अध्यक्ष भी बने थे। तो यह इस तरह से उत्तर केवल डी होगा। दोस्तों अब बढ़ते हैं आज के फैक्ट ऑफ द डे में। एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना यानी वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम। तो दोस्तों यह जो है आज के यह इंडियन एक्सप्रेस में आया हुआ है। तो चर्चा में यही है कि रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने बुधवार यानी 24 अगस्त को घोषणा की कि प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना नामक उर्वरक सब्सिडी योजना के तहत उर्वरक और लोगों के लिए एकल ब्रांड पेश करके एक राष्ट्र एक उर्वरक को लागू करने का निर्णय लिया गया है। तो दोस्तों इस तरह से इसमें सरकार की योजना यही है कि इस तरह से मंत्रालय कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है कि जैसे हमारे यहाँ जो उर्वरक है यूरिया, डीएपी, एमओपी, एनपीके आदि के लिए एकल ब्रांड नाम के तहत भारत जोड़ा जाएगा। यानी अब आप यूरिया खरीदने जाएंगे तो आपको भारत यूरिया नाम मिलेगा, भारत डीएपी, भारत एमओपी, भारत एनपीके नामों से यह जाना जाएगा। और दोस्तों मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से देश के सभी उर्वरक कंपनियों, राज्य व्यापार संस्थाओं और उर्वरक विपणन संस्थाओं को एक राष्ट्र एक उर्वरक के संबंध में सूचना प्रेषित किया है। तो दोस्तों इसके अलावा उर्वरक बोरियों पर उर्वरक सब्सिडी योजना अर्थात प्रधानमंत्री जन उर्वरक परियोजना को दर्शाने वाला एक लोगो, ध्यान रखेंगे, लोगो का उपयोग किया जाएगा। साथ ही उर्वरक कंपनियों और राज्य व्यापार संस्थाओं से यह भी कहा गया है कि पुराने उर्वरक बैगों का उपयोग 15 सितंबर 2022 के बाद ना किया जाए और 2 अक्टूबर 2022 से नए डिजाइन किए गए बैगों के उपयोग का आदेश दिया है। और मंत्रालय का लक्ष्य है कि इस वर्ष के अंत तक पुराने बैगों का चलन से हटा दिया जाएगा। तो नई वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना के तहत कंपनियों को अब अपने बैग के केवल 1/3 स्थान पर अपना नाम, ब्रांड, लोगो और अन्य प्रासंगिक उत्पाद जानकारी प्रदर्शित करने की अनुमति है। शेष 2/3 स्थान पर भारत ब्रांड और प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना का लोगो दिखाना होगा। दोस्तों ऐसे में इस योजना के पीछे तर्क क्या दिया गया है? तो एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना का उद्देश्य फर्टिलाइजर के क्षेत्र के उत्पादों को भारत नाम से नई पहचान देगा। साथ ही सरकार का यह मानना है कि किसानों को अलग अलग ब्रांड के उर्वरक चुनने के झमेले से आजादी मिलेगी। और दोस्तों सरकार का यह भी उद्देश्य है कि उर्वरकों की इधर उधर की आवाजाही को रोकने में मदद मिलेगी। साथ ही ब्रांड प्रेफरेंस और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए यूरिया के डायवर्जन पर रोक लगेगी और इस तरह से माल ढुलाई की लागत में कमी आएगी। और यूरिया का अधिकतम खुदरा मूल्य वर्तमान में सरकार द्वारा तय किया जाता है, जो कंपनियों को उनके द्वारा किए गए विनिर्माण और आयात की उच्च लागत के लिए क्षतिपूर्त करेगा। दोस्तों उर्वरक नियंत्रण आदेश 1973 के आधार पर मूल्य नियंत्रण सब्सिडी के अतिरिक्त सरकार यह भी तय करती है कि उर्वरक को कहां बेचा जाए। इससे कंपनियों के मन माना रवैये से आजादी मिलेगी। तो यह जो है इसके पीछे यह तर्क दिया जा रहा है। तो उर्वरक कंपनियों की प्रतिक्रिया क्या है? तो कंपनियों ने यही कहते हुए विरोध किया है कि वन नेशन वन फर्टिलाइजर उनके ब्रांड वैल्यू और बाजार में दूसरी उर्वरक कंपनियों की अपेक्षा उनके उत्पाद की अलग पहचान को यह खत्म कर देगा। यही कारण है कि उर्वरक कंपनियां इसका विरोध कर रही हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं एक अच्छी पहल है। दोस्तों अब आज का अंक यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा और दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।